हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्वेस्ट अनअकैडमी। क्वेश्चंस दैट विल हेल्प यू एस बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम है रवि प्रताप कर्द। मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा चुका हूँ इससे पहले। इस चैनल पर दोस्तों आपको मिलेगा क्या? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस। सबसे पहले क्या करना है कि अपने मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। ये मैंडेटरी है दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है कौन? अनअकैडमी। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। आपके लिए मैंने ये टेलीग्राम चैनल बनाया है, इस लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हमारे पास 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन हैं। अगर आप 12th मंथ के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी फ़ी रखी गई है 6,000 रुपये, और अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी फ़ी है 7,200 रुपये। लेकिन आप मेरा ये कोड याद रखिएगा, रेफरल कोड RPK10। जैसे आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 1 साल के लिए जहाँ पर फ़ी है 6,000, वहाँ पर लगेंगे मात्र 5,400, और 2 सालों के लिए फ़ी थी 7,200, वहाँ लगेगा 6,480 रुपये। तो याद रखिएगा मेरा ये कोड RPK10। दोस्तों, आज का जो पॉइंट है वो है सेगमेंटेशन ऑफ बैंकिंग। सेगमेंटेशन ऑफ बैंकिंग। सेगमेंट का मतलब ही होता है क्या? बांटना। सेगमेंट का मतलब है बांटना। अब बैंक के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं हम लोग बैंकिंग। तो बैंक अपने सर्विसेज के अलावा एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसे कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। आम आदमी से जुड़ गया तो रिटेल बैंकिंग, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिया तो होलसेल बैंकिंग। तो इसी सब तरह के टर्मिनोलॉजी को आज हम लोग देखेंगे इस सेशन में। चैप्टर का नाम है सेगमेंटेशन ऑफ बैंकिंग। तो फर्स्ट टर्म है यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल होता है सर्वव्यापी, जो सारा काम करे वो क्या है? तो यूनिवर्सल। जैसे कि हम इंसान के पास पहले खाना खाने के लिए सामान नहीं था तो हम लोग जानवरों को मार के खा जाते थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, जानवरों का छाल पहन लेते थे। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है। तो यही है कंसेप्ट यूनिवर्सल। बैंक में भी यही सिस्टम है। बैंक पहले सिर्फ डिपॉजिट देती थी या लोन लेती थी, लेकिन बैंक आजकल यहीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डीमेट अकाउंट एटसेट्रा। यानी कि अपने सर्विस के अलावा जब एडिशनल सर्विस बैंक प्रोवाइड करने लगे तो इस तरह के बैंकिंग को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग, या इसका एक दूसरा नाम भी है पैरा बैंकिंग। यानी कि पैरेलल सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, यही बैंकिंग कहलाता है पैरा बैंकिंग। बहुत सारे किताबों में देखिएगा पैरा बैंकिंग कंसेप्ट अलग दे दिया, ये पैरेलल सर्विस और यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब सारा कुछ मिला हुआ, लेकिन ये दोनों एक ही है, यूनिवर्सल बैंकिंग और पैरा बैंकिंग। यानी कि बैंकिंग दैट इंक्लूड एडिशनल फैसिलिटी इट्स कस्टमर इज नोन एज यूनिवर्सल बैंकिंग। एडिशनल फैसिलिटी में क्या क्या आ गया? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, डीमेट अकाउंट एटसेट्रा। तो इस तरह का बैंकिंग क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल बैंकिंग। तो हम लोग याद रखेंगे कि बैंक जब अपने सर्विस के अलावा एडिशनल सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करने लगे तो इस तरह का बैंकिंग कहलाता है यूनिवर्सल बैंकिंग। अब वहाँ जो था एक कंसेप्ट था कि डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट यानी कि डीमेट का मतलब क्या है कि डीमेट्रलाइजेशन का ये शॉर्ट नेम है डीमेट। डीमेट्रलाइजेशन का ये शॉर्ट नेम है डीमेट। डीमेट अकाउंट का यूज जो है वो बेसिकली शेयर परचेज और सेल करने के लिए होता है। डीमेट अकाउंट इज ओपनड इन द नेम ऑफ पर्सन हु हैज टू बाय सेल स्टॉक्स। It is similar to bank account where actual money replaced by share। यानी कि यहाँ पर कहने का मीनिंग कि शेयर की जब खरीद बिक्री होगी तो डीमेट्रलाइज्ड अकाउंट यूज होगा। पहले जब ऑफलाइन शेयर खरीदते थे तो नॉर्मल सा अकाउंट नहीं होता था, लेकिन जब उस शेयर की खरीद बिक्री ऑनलाइन होने लगी तो इस तरह के अकाउंट का यूज होने लगा, डीमेट्रलाइजेशन। और इसी का शॉर्ट नेम है क्या? डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट जो के बारे में क्वेश्चन आता है कि डीमेट अकाउंट का यूज किसके लिए? तो डीमेट अकाउंट का यूज होता है शेयर ट्रेडिंग के लिए। शेयर ट्रेडिंग के लिए। This type of account is very popular in India. Physically 500 share can be traded as per the provision given by SEBI
सेबी पैन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर एनी पर्सन होल्डिंग ए डीमेट अकाउंट। देखिए सेबी क्या है, तो जैसे कि हम देखें तो बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनी हुई है आरबीआई, उसी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है सेबी, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए बना हुआ है आईआरडीए जिसे कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसी तरीके से हमारे इंडिया का जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसे रेगुलेट कौन करेगा, तो सेबी। सेबी को हम लोग कहते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं। तो आते हैं टर्मिनोलॉजी पे, तो पहला क्या था, यूनिवर्सल बैंकिंग किसे कहेंगे, यानी कि बैंक जब अपने सर्विस के अलावा एडिशनल सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करने लगे तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा यूनिवर्सल बैंकिंग, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, डीमेट अकाउंट एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म है रिटेल बैंकिंग। रिटेल का मतलब ये होता है खुदरा, रिटेल का मतलब होता है खुदरा, यानी कि बैंक जो है वो सन 1990 के दशक से पहले उसी को अपनी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे या बड़े बड़े औद्योगिक घरानाओं से जुड़े थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि बैंक अपनी सर्विस को आम आदमी तक पहुंचा दिया, कॉमन मैन यानी कि जनरल ह्यूमन बीइंग तक। यानी कहने का मीनिंग कि आजकल हम लोग को आसानी से उपलब्ध हो जाता है होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। तो इस तरह का बैंकिंग जो है वो कहलाएगा रिटेल बैंकिंग। यानी कहने का मीनिंग कि जब बैंक अपने सर्विस को एक कॉमन मैन, एक जनरल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचा दे, तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा रिटेल बैंकिंग। आप देखते होंगे खास करके बैंकों में एक नया सिस्टम है कि घर घर जाकर बैंकिंग सुविधा आजकल पहुंचाई जा रही है, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम है क्या, तो डोर स्टेप बैंकिंग। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होम लोन कैसा बैंकिंग प्रोडक्ट है, तो होम लोन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। कार लोन कैसा बैंकिंग प्रोडक्ट है, तो कार लोन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। यानी रिटेल का मतलब ही हम देखें तो इसका अर्थ ही होता है खुदरा। यानी कहने का मीनिंग कि बैंक जब अपने सर्विस को आम आदमी, जनरल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचा दे, तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा क्या, रिटेल बैंकिंग। इसकी शुरुआत इंडिया में कब हुई, तो 1990 के दशक से। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब के सब प्रोडक्ट हैं किसके, रिटेल बैंकिंग के। नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है होलसेल बैंकिंग, जहां पर हम देखें कि रिटेल का मतलब होता है खुदरा, वहीं पर होलसेल का मतलब क्या होगा, तो थोक। यानी कहने का मीनिंग कि रिटेल बैंकिंग में बैंक अपना सर्विस आम आदमी तक पहुंचा रहा था, तो होलसेल बैंकिंग में बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हाउस तक जब बैंक अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने लगे, तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा होलसेल बैंकिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्चेंट बैंकिंग, इसे हम लोग व्यापारियों का भी बैंकिंग कहते हैं, किसे, होलसेल बैंकिंग। इट इज अ ट्रेडिशनल टर्म फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक जो भी सिस्टम है वो होलसेल बैंकिंग के अंतर्गत आता है। इट हेल्प्स इन डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ए डेवलपिंग नेशंस। ये क्या करता है कि किसी भी विकासशील देश के बेरोजगारी व्यवस्था को कम करने में, डिक्रीज करने में मदद करता है। जैसे कि अगर हम बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हाउस को लोन देंगे तो वो क्या करती है कि बड़े बड़े बिजनेस लगाती है, कंपनी खुलेंगी, कारखाना खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ से। यानी कहने का मीनिंग कि किसी भी विकासशील राष्ट्र के लिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये कौन सा, तो यूनिवर्सल बैंकिंग। इट कैन ऑल्सो बी यूज डिस्क्राइब इन प्राइवेट इक्विटी एक्टिविटीज ऑफ बैंकिंग। यानी हम कह सकते हैं, तो इसे आसान शब्दों में समझे, आसान लैंग्वेज में समझे, तो होलसेल बैंकिंग क्या होगा, यानी कि बैंक जब अपने सर्विस को बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हाउस तक पहुंचाने लगे, तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा क्या, होलसेल बैंकिंग। और इसी का दूसरा नाम मर्चेंट बैंकिंग। तो अभी तक हम लोगों ने देखा तीन तरह का बैंकिंग। पहला यूनिवर्सल, बैंक अपने सर्विस को जब एडिशनल सर्विस, अपने सर्विस के अलावा एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करे, तो इस तरह का बैंकिंग कहलाएगा यूनिवर्सल या पैरा बैंकिंग। यहाँ पर एक टर्म आ गया था डीमेट अकाउंट, यानी डीमेट अकाउंट का यूज बेसिकली किसके लिए होता है, शेयर ट्रेडिंग के लिए। रिटेल बैंकिंग, इसकी शुरुआत इंडिया में 1990 के दशक में हुई। रिटेल बैंकिंग में होता क्या कि बैंक अपने सर्विस को आम आदमी, एक जनरल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचा देता है। होलसेल बैंकिंग क्या होता है, ये कि बैंक अपने सर्विस को बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट हाउस तक पहुंचा दे, तो इस तरह के बैंकिंग को कहेंगे होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग का एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट का मतलब ये होता है समूह।
A syndicate loan is one that is provided by a group lenders and is structured, arranged and administered by one of several commercial bank or investment bank known as lead arrangers। जैसे कि सपोज करिए कि कोई एक बड़ा बड़ा कस्टमर बिजनेस टाइकून्स पहुंचा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लोन लेने। लोन की जो अमाउंट थी वो कुछ ज़्यादा थी, जैसे कि सपोज करिए कि 10,000 करोड़ रुपए। तो अकेला अगर यानी कि सिंगल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर लोन प्रोवाइड करता है 10,000 करोड़, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉस में जा सकता है। इस कंडीशन में बैंक क्या करती है कि छोटा छोटा ग्रुप बनाती है। यानी कहने का मीनिंग कि कुछ पैसा इसने ले लिया पीएनबी से, कुछ पैसा ले लिया इसने कैनरा बैंक से, कुछ पैसा ले लिया इसने यूनियन बैंक से, कुछ पैसे का अरेंजमेंट जो है इसने किया इंडियन बैंक से, कुछ पैसा जो है इसने किया इंडियन ओवरसीज बैंक से, और कुछ पैसा इसने किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब इस तरीके से देखिए, अगर अरेंजमेंट की बात करें हम, तो इसने दे दिया 1,000 करोड़, इसने दे दिया 1,000 करोड़, इसने दे दिया 1,000 करोड़। इंडियन बैंक जो है वो प्रोवाइड कर दी 1,000 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक 1,000 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,000 करोड़। अब कुछ पैसा स्टेट बैंक दे दिया। यानी कि कहने का मीनिंग कि यहाँ पर क्या हुआ कि रिस्क को कम कर दिया गया। ये जो रिस्क को कम कर दिया गया, इससे क्या होगा कि अकेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा लॉस इसे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सिंडिकेट लोन दिया जाता है। यानी कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर जब बहुत सारा बैंक मिल करके ग्रुप में फाइनेंस कर दे, तो इस तरह का लोन कहलाएगा क्या? सिंडिकेट लोन। और ये एक एग्जांपल है किसका? तो होलसेल बैंकिंग का। नेक्स्ट है ऑफशोर बैंकिंग। इट इज अ टाइप ऑफ बैंकिंग इन विच एन इंडिविजुअल uses the banking facilities of another country and protect his money from economically ups and downs. Offshore banking allows you to safely and privately explore the far reaches, the vast and diverse financial universe. यानी कहने का मीनिंग क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में रहता है और किसी दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम यूज करता है और अपने पैसे को इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन से बचा के रखता है। तो इस तरह का जो बैंकिंग है वो कहलाएगा क्या? तो ऑफशोर बैंकिंग। यानी कहने का मीनिंग कि हमारा पैसा अगर डॉलर के फॉर्म में है फॉरेन कंट्री में, तो जब तक डॉलर की वैल्यू अप और डाउन नहीं होगी तब तक हमारे पैसे पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मीनिंग है कि इसका पहला जो फीचर्स है वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी। दूसरा है कि लेस रेस्ट्रिक्टिव लीगल रेगुलेशन, लो और नो टैक्सेशन, इजी एक्सेस टू डिपॉजिट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लोकल और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्विस बैंक। तो स्विस बैंक कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। लेकिन सिर्फ स्विट्जरलैंड ही इस तरह का काम नहीं करती, बहुत सारे कंट्री में इस तरह के प्रोविज़न है कि आप अपने पैसे को वहाँ रखिए। और ख़ास करके आप देखते होंगे कि स्विट्जरलैंड के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की सरकार आपके अकाउंट की गोपनीयता को बनाए रखता है। तो हम लोग को जानना क्या था? ऑफशोर बैंकिंग। यानी कि कोई इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में रहते हुए दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम यूज करे और अपने पैसे को इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन से बचा के रखे। तो इस तरह का बैंकिंग क्या कहलाएगा? ऑफशोर बैंकिंग। नेक्स्ट है इस्लामिक बैंकिंग। इस्लाम धर्म का एक कानून था शरिया, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अभी एक ही बैंक बचा हुआ था केरला में जिसका नाम था हला-ए-इंडिया। जैसे कि इस्लाम धर्म का क्या कहता है, देखिए यहाँ लिखा है कि इट्स प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज टू इस्लामिक रिलीजन। इस्लाम धर्म कहता है कि इंटरेस्ट यानी कि सूद लेना भी गुनाह है और सूद देना भी गुनाह है। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड करेगी तो ये आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगी, और इस बैंक में अगर आप डिपॉजिट रखेंगे तो ये आपको इंटरेस्ट देगी भी नहीं। तो फिर कहेंगे हम लोग ये बैंक चलेगा कैसे? तो क्या होगा कि ये आपको लोन देगी और बिजनेस करेंगे तो उस बिजनेस के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी रखेगी। कौन? बैंक। तो यही बैंकिंग है इस्लामिक बैंकिंग। यानी कहने का मीनिंग कि बैंक जब इस्लामिक धर्म इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंगली बैंकिंग सुविधा प्रोवाइड करे तो इस तरह का बैंकिंग क्या कहलाएगा? तो इस्लामिक बैंकिंग। अभी केरला में एक ही बचा हुआ है हला-ए-इंडिया। हला-ए-इंडिया इसे कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग। गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है कि इसे बंद कर दिया जाए क्योंकि इससे इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा देश को फ़ायदा नहीं होता।
नेक्स्ट, करस्पॉन्डेंस एंड यूनिट बैंकिंग। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है कि बहुत सारा ऐसा हम लोग एजुकेशन लेते हैं जिसकी कॉलेजेस या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी हमारे शहर में नहीं होता, फिर भी वो हमें करस्पॉन्डेंस एजुकेशन देता। उसी तरीके से जो रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, जहाँ पर डायरेक्ट बैंक नहीं है, वहाँ पर भी बैंकिंग सुविधा को प्रोवाइड कराया जाए। कैसे? तो जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई बैंक है अर्बन एरिया में, तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही कुछ एजेंट रखा जाता है यहाँ पर जैसे इंश्योरेंस में हम लोग एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं, तो यहाँ कहते हैं बीसी या बीएफ। इस बीसी को कहते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट और इस बीएफ को कहते हैं हम लोग बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, इसका काम क्या होता है कि गांव में जा करके वैसे शहर या वैसे जगह जहां पर लोग बैंकिंग सिस्टम नहीं यूज़ करें, वहां पर लोगों से पैसा डिपॉजिट लेना और नज़दीक का जो शहर है वहां पर बैंकों में जाकर डिपॉजिट कर देना। यानी कि ये एजेंट का काम करती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एग्जाम में भी आता है कि बीसी और बीएफ का फुल फॉर्म बताइए, तो हम लोग याद रखेंगे बीसी को कहते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बीएफ को कहते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। अक्सर आपने देखा होगा कि बैंकों में जब बूढ़े बुजुर्ग कोई आए तो वो आपको कहते हैं कि बेटा एक फॉर्म भर दो, डिपॉजिट फॉर्म या विड्रॉ फॉर्म या लोन का फॉर्म। तो यही सब फॉर्म वगैरह भरने के लिए, फिलअप करने के लिए बैंकिंग सुविधा बीएफ द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है बैंक ब्रांचों में। यानी कि हम लोग यहाँ पर जानना है हम लोगों को करस्पॉन्डेंस बैंकिंग। तो क्या होता है करस्पॉन्डेंस बैंकिंग? यानी कि बैंक जब अपने फैसिलिटीज़ को रूरल एरिया, रिमोट एरिया तक पहुँचा दें तो उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस बैंकिंग। नेक्स्ट है क्या, यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग किसे कहेंगे? तो इसका कंसेप्ट इंडिया में नहीं है यूनिट बैंकिंग। जैसे कि फॉरेन में क्या होता है कि किसी एक बिल्डिंग में ही मेन ब्रांच है, कस्टमर डीलिंग ब्रांच है, हेड ऑफिस भी है, इसके दूसरे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो यही कंसेप्ट कहलाता है यूनिट बैंकिंग, यानी कि एक ही ब्रांच पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में है। लेकिन हम लोग के देश में यूनिट बैंकिंग का कंसेप्ट नहीं है। आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत देश में कैसा बैंकिंग सिस्टम चलता है, तो याद रखिएगा कि भारत देश में जो कंसेप्ट है वो किसका है, ब्रांच बैंकिंग। ब्रांच बैंकिंग यानी कहने का मीनिंग कि जितने भी बैंक हैं सबका ब्रांच है इंडिया में। तो दो था टर्म यहाँ पर, एक था करस्पॉन्डेंस बैंकिंग और एक यूनिट बैंकिंग। करस्पॉन्डेंस बैंकिंग किसको कहेंगे? जिस एरिया में बैंक नहीं है वहाँ भी बैंकिंग सुविधा को पहुँचा देना कहलाएगा करस्पॉन्डेंस बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग क्या है? तो किसी एक एरिया का एक बैंक वही सब कुछ है उस एरिया के लिए, उसके अलावा उसके दूसरे ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में या ऑल ओवर कंट्री वर्ल्ड में नहीं है। नेक्स्ट है नैरो बैंकिंग। नैरो का मतलब होता है क्या, संकीर्ण। अगर हम काम छोटा छोटा करते हैं तो काम बिल्कुल सही और 100% होता है। उसी तरीके से बैंक जब लोन दे तो ऐसे सेक्टर पे दे कि 100% लोन रिकवर हो जाए, इसी को बोलते हैं नैरो बैंकिंग। जैसे कि इसे हम लोग रिस्क फ्री भी बैंकिंग कहते हैं। आप देख लीजिए एक टर्म होता है एसेट्स, यानी कि बैंक जो मुझे लोन देती है वो लोन बैंक के लिए कहलाता है एसेट्स, और हम जो अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के पास वो कहलाती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज कर्ज या दायित्व। अब देखिए यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो बैंक हमें लोन देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिस्क लेती है, और बैंक के लिए लोन क्या होता है, तो एसेट्स। बैंक मुझे लोन देगी तो दो तरह के एसेट पे देती है, एक क्या है कि गोल्ड रख करके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख करके तब लोन प्रोवाइड करती है, तो ऐसा एसेट को कहते हैं रिस्क फ्री एसेट। लेकिन हमारे सैलरी स्लिप को देख करके लोन दे दिया गया तो ये कहलाएगा रिस्क वेटेड एसेट्स। अब देखिए 100% बैंकिंग कहाँ हो रहा है, तो रिस्क फ्री पे, ना कि रिस्क वेटेड पे। यानी कहने का मीनिंग कि बैंक जब रिस्क फ्री एसेट्स पर लोन दे तो ऐसा बैंकिंग कहलाता है नैरो बैंकिंग। जैसे लोन अगेंस्ट गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा। तो इस तरह के बैंकिंग को हम लोग नैरो बैंकिंग कहते हैं। और दूसरा इसी का नाम है क्या, तो रिस्क फ्री बैंकिंग। रिस्क फ्री बैंकिंग यानी कि रिस्क फ्री बैंकिंग या फिर नैरो बैंकिंग। तो हम लोग फिर से एक टर्म को देख लेते हैं। तो पहला टर्म क्या था, पहला था यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल का मतलब क्या कि बैंक जब अपने सर्विस के अलावा एडिशनल सर्विस पब्लिक को प्रोवाइड करे तो ऐसे बैंकिंग को कहते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग या पैरा बैंकिंग। दूसरा टर्म है, उसी में एक टर्म आया था डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट का यूज बेसिकली किसके लिए करते हैं, तो शेयर ट्रेडिंग के लिए।
फिर था रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग क्या होता है? तो रिटेल बैंकिंग क्या होता है कि बैंक जब अपने सर्विस को आम आदमी यानी कॉमन मैन या जनरल ह्यूमन बीइंग तक पहुंचा दे, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो ऐसे बैंकिंग कहते हैं हम लोग रिटेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग क्या होता है? होलसेल बैंकिंग का एक दूसरा नाम है मर्चेंट बैंकिंग। यानी कहने का मीनिंग कि बैंक जब अपने सर्विस को बड़े बड़े बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट हाउस तक पहुंचाए, तो ऐसे बैंकिंग क्या कहेंगे? होलसेल बैंकिंग। नेक्स्ट है क्या? सिंडिकेट लोन। सिंडिकेट लोन एक एग्जाम्पल था किसका? होलसेल बैंकिंग का। यानी कि जब बहुत सारा बैंक मिल करके ग्रुप में लोन प्रोवाइड करे, तो ऐसे बैंक लोन को हम लोग कहते हैं क्या? सिंडिकेट लोन। या फिर इसका याद रखिएगा एक दूसरा नाम, इसे हम लोग कहते हैं कंसोर्टियम फाइनेंस। कंसोर्टियम फाइनेंस यानी कंसोर्टियम फाइनेंस। सिंडिकेट लोन जो होता है उसी का नाम, इसी टाइप का फाइनेंस कहलाता है कंसोर्टियम फाइनेंस। तो ये कंसोर्टियम फाइनेंस क्या एक तरह से एग्जाम्पल है किसका? तो होलसेल बैंकिंग का। नेक्स्ट है ऑफशोर बैंकिंग। कोई इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में रहता है और दूसरे कंट्री का बैंकिंग सिस्टम यूज करे और अपने पैसे को इकोनॉमिकली अप्स एंड डाउन से बचा के रखे, तो इस तरह का बैंकिंग क्या कहलाएगा? ऑफशोर बैंकिंग। नेक्स्ट है क्या? इस्लामिक बैंकिंग। क्या होता है? एक ही बचा हुआ हला ए इंडिया, जो कहां पर है? तो केरल में। यानी कि बैंक जब अपना सर्विस को इस्लामिक रिलीजन के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करे, तो ऐसे बैंकिंग को हम लोग कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग। नेक्स्ट है करस्पॉन्डेंस बैंकिंग। यानी कि जिस एरिया में बैंक नहीं है, बैंक्स अनरिच एरिया या रिमोट एरिया तक बैंक जब अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करे, तो उसे कहेंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस बैंकिंग। और जब किसी एक कंट्री में एक ही बैंक का ब्रांच हो, उसके अलावा उसके ब्रांच ऑल ओवर वर्ल्ड में नहीं हो, तो यूनिट बैंकिंग। और जिस बैंक के ब्रांच होते हैं उसे कहते हैं ब्रांच बैंकिंग। यानी कि इंडिया में जो कंसेप्ट है वो किसका? तो ब्रांच बैंकिंग का। नेक्स्ट है नैरो बैंकिंग या रिस्क फ्री बैंकिंग। बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है रिस्क फ्री एसेट पे, तो ऐसे बैंकिंग को कहते हैं हम लोग नैरो बैंकिंग, जैसे कि लोन अगेंस्ट गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा। थैंक यू दोस्तों। समझ में अगर आपको मेरा ये सेशन आया तो आप यूट्यूब पे जाइए, क्वेस्ट सर्च करिए, चैनल क्वेस्ट, और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। और मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और याद रखिएगा ये मेरा कोड RPK10, जैसे आप इस कोड को डालेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हम ये सेशन हर दिन लेकर के आएंगे 30 मिनट का, जिसमें कि बैंक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।